हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मणिपाल की जैसे कि अभी काउंसलिंग ऑनगोइंग है, काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट वीआईटी में मिल चुका है, एसआरएम में मिल चुका है और एसआरएम में कुछ चॉइस फिलिंग को लेकर भी प्रॉब्लम आ रहा था। वीआईटी में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला होगा यार, जिनका मतलब बजट को लेकर कोई भी इश्यू नहीं है, उनका फीस वगैरह को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कितना भी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी भी फीस पे कर सकते हैं, लेकिन उनको एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट मिल पाए। काफ़ी लोगों का मानना होता है कि हम एक एज एन पेरेंट्स, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स व्यूवर हैं, ऑलमोस्ट 40% व्यूवर्स जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको बजट को लेकर कुछ इश्यू नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिसेंट रहने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा प्रोग्राम होगा। तो इस वीडियो में हम आपके डाउट्स भी कवर अप करेंगे और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस तरीके से आप बेस्ट तरीके से कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, वो भी चीज़ें हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। तो यार जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, जो मणिपाल मेन कैंपस है, वो एक तरह की डीम्ड यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर जब भी कोई एडमिशन होगा, जो डीम्ड कैंपस होते हैं, तो डीम्ड कैंपस का बस एक ही प्रोसेस होता है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ये एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा प्रोसेस नहीं होता है। अब यार एक चीज़ तो एकदम क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट कोटा नहीं है मणिपाल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। बाकी के जो उसके अदर कैंपसेस हैं, सिक्किम हो गया, आपका जयपुर वाले कैंपस हो गया, वहाँ पर उतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं रहता है, तो आप हाई रैंक तक लास्ट तक आप अलॉटमेंट पा सकते हो। CSIT ब्रांच वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद भी अगर आप इस कैंपस में देखो, मेन कैंपस में बहुत कम एक्सटेंशन देखने को मिलता है, बिकॉज जो सबसे पुराना वाला कैंपस इनका जो मणिपाल बेंगलुरु में है, तो 1953 का ये पहले बहुत पुराना कैंपस है जब इस्टेब्लिश हुआ था। आज के टाइम पे तो मणिपाल एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। 3 कैंपस इनके यहाँ पर जैसे कि इंडिया में बेसिकली इंजीनियरिंग को लेकर जो सबसे ज़्यादा एक रिनाउंड माना जाता है वो मेन कैंपस है और मेन कैंपस को लेकर ही हम काफ़ी कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यार जैसे जैसे राउंड हमारे इंक्रीज करते हैं उसी तरीके से हमारी कहीं ना कहीं कट ऑफ्स हम एक चीज़ देखते हैं, जो कट ऑफ्स है वो हमारी एक्सटेंड कर रही होती है। तो जो कट ऑफ हमारी एक्सटेंड करती है उसका एक रीज़न होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पैरेलल कुछ एक्टिविटीज़ और चल रही होती है। देखिए कहीं ना कहीं अभी एसआरएम का काउंसलिंग अभी ऑन गोइंग है, वीआईटी का भी है काफ़ी स्टैंडर्ड तक, देन कहीं ना कहीं मणिपाल का भी है और इसी तरीके से आगे हमारा जेई मेन का एग्ज़ाम भी होगा। तो देन वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई का एग्ज़ाम कब हो रहा है, उसका रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट ही कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमारी जो है अलॉटमेंट होगी, क्योंकि रिज़ल्ट से ही हमारा पता काफ़ी चीज़ों का क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि रिज़ल्ट से ही पता चल जाता है कि हमको यार मणिपाल हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा या जो हमारा एक कैंपस अभी जो हम फॉर एग्जांपल हमारा 96 परसेंटाइल आ गया, 96 परसेंटाइल हमारा ओबीसी कैटेगरी, तो हमारे लिए कुछ NITs या कुछ IITs के ऑप्शंस बन जाएंगे। तो काफ़ी उस सिचुएशन पे लोग थोड़ा सा इसको प्रेफर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो वो एक हद तक काफ़ी हद तक सही भी है। और देन अगर आपके पास में ये ऑप्शंस नहीं बनते हैं, आपकी इतनी स्कोरिंग नहीं आती है और देन आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो देखो मैनेजमेंट कोटा वाली जो बात थी वो तो यहाँ पर नहीं है, एकदम मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ इसको। उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि एज एन बैकअप ऑप्शन लेकर चलते हैं, जेई के पहले वो यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, बिकॉज जेई का काउंसलिंग जो जोसा और CSAB का होता है वो सबसे लास्ट में हो रहा होता है, तो उसके लिए भी टाइम टेकन होता है। इधर 45 डेज का तो मणिपाल का ही काउंसलिंग है, उसके बाद जो जाकर कहीं जोसा और CSAB का काउंसलिंग चलेगा 45 डेज तक उधर का काउंसलिंग, तो 45 से 50 दिन तक का प्रोसेस होता है पूरा, तो उधर भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो देखो ये तो बात हो गया एज एन बैकअप ऑप्शन रखते हैं, जब उधर अलॉटमेंट हो रही होती है इधर कैंसिलेशन चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब इधर का जो मणिपाल का जो लास्ट वाले राउंड होते हैं वो उधर का क्लासिंग मारेगा स्पॉट राउंड का और उधर जोसा का हमारा स्टार्टिंग होगा, तो काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो अपना मणिपाल का सीट वैकेंट कर देते हैं या रिफंड पॉलिसी के लिए अपना डाल देते हैं, तो उनका रिफंड आ जाता है और देन फिर हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कट ऑफ एक्सटेंड करने के लिए देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग का जो ट्रिकी सिस्टम उसका क्या होता है। यार देखो सबसे पहली चीज़, कोई भी काउंसलिंग हो, मैं सब काउंसलिंग के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी काउंसलिंग स्वयं कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बिकॉज हम लोग उस पर सारी चीज़ें हमेशा बताते हैं। काउंसलिंग का जो एक मेन पॉइंट होता है कि किस तरह से काउंसलिंग का कर्सर मूव करता है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ बोलूँगा कि आप अपनी ब्रांच प्रेफरेंस जो रखने वाले हो आपकी वही होनी चाहिए जो आप ले सकते हो। चॉइस फिलिंग जो जब भी आप चॉइस फिलिंग करें उसका एक ही ट्रिक है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा। एक तो देखो एक एल्गोरिथम बेस्ड काउंसलिंग होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है और प्रीवियस ईयर का डेटा भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर होता है, क्योंकि प्रीवियस के ईयर के बिहाफ पर ही हम लोग भी कंसल्ट करते हैं और देन एक कहीं ना कहीं एक आइडिया ये होता है
कि हमको इतने तक अलॉटमेंट वगैरह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, या लास्ट ईयर हमको इतने तक मिला था कि नहीं मिला था। तो ये काफ़ी फैक्टर अपने आप में मैटर करता है। अब अगर मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग को लेकर कि हम अगर हमारी रैंक फॉर एग्जांपल 5000 है, तो मैं बोलूँगा देखो CS मिलेगा नहीं मेन कैंपस में, IT मिलेगा नहीं, जो मिलेगा आप उसको फिल कर दो, जो नहीं मिलेगा उसको टॉप में डालो, टॉप में डाल दिया, उसके बाद जो मिल रहा है उसको डाउन पे डाल दिया, और देन एक ऐसी ब्रांच लास्ट में जरूर डालो जिसमें आप सेटिस्फाइड हो उस ब्रांच से और आप 100% उसकी अलॉटमेंट आप कंसीडर कर लो जब भी अलॉटमेंट आए। आप ऐसे मत करो कि यार हमको अब नहीं लेना और देन अब फिर आप काउंसलिंग से क्विट कर जाओगे, अदरवाइज आपको फिर इसका फर्स्ट पेमेंट पे करना पड़ेगा 1,65,000 का, देन आप जाकर आगे पार्टिसिपेट कर पाओगे। देखो ट्रिक की बात हो गई। अगर आपको यार एक काउंसलिंग, अगर आप अपनी काउंसलिंग मेरी कराना चाह रहे हो, आपकी मणिपाल की काउंसलिंग हो या आपका JEE मेन का काउंसलिंग हो, तो देन दोनों काउंसलिंग आप हमारे से करा सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे होते हैं, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट करिए, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो देन आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है यार कि हाई रैंक, भैया 10,000 रैंक है, कैसे CS मिलेगी, 5,000 रैंक है, कैसे CS मिलेगी, या हमारी 20,000 रैंक है, कैसे हमको मणिपाल में पढ़ने का मौका मिलेगा, या हमारे पास में VIT SRM कोई भी ऑप्शन नहीं है, VIT में अपने को उधर लोअर मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बजट का कोई इश्यू नहीं है, देन उस केस में हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए, हमको क्या अडॉप्ट करना चाहिए। उस केस में मैं सिंपली बोलूँगा आपको करना क्या है, मणिपाल का एक इंटरनेशनल BTech प्रोग्राम है, ठीक है ना, मणिपाल का एक BTech IP प्रोग्राम है, BTech मतलब इंटरनेशनल वाला प्रोग्राम है, तो देन आपको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आपको वहाँ पर उस पर मैंने एक पूरा वीडियो रिव्यू बना रखा है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर लो। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको किसी अदर वीडियो कंटेंट चैनल पर नहीं मिलेगी, बिकॉज बाकी सारे लोग डोमेस्टिक पर ये फोकस कर रहे हैं और उतना अच्छे से आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो आप इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम आपको आगे भी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो आपको सारी की सारी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट क्वेरीज आ रही हैं तो यार आप हमारी टीम से एक बार कंसल्ट कर लो, कांटेक्ट कर लो, हमने नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमारे काउंसलर को, तो देन वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। आई होप तो देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब जो मैंने ये IP वाले प्रोग्राम बताया, ये मैंने जो BTech इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, राइट, जो BTech IP प्रोग्राम है इसके लिए आपका बजट होना चाहिए 35 लाख के आसपास, पूरा 35 लाख, मैं पूरा 4 ईयर की बात कर रहा हूँ। और इसमें एक अच्छी चीज़ है 2+2 मैं क्यों कह रहा हूँ, 2 साल आप मणिपाल में रहोगे, क्लियर, 2 साल आप किसी इनके फॉरेन अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके एकेडमिक के भी यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और देन आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के हिसाब से आप मूव ऑन कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका बजट वगैरह कैसा है, आपकी एकेडमिक प्रोफाइलिंग और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कैसी रह जाती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो BTech वगैरह का जो एकेडमिक प्रोफाइलिंग रहेगा वो कैसा है, प्लस कहीं ना कहीं बजट भी हमारा मैटर करता है, बजट कैसा है, देन तब जाकर हमारा मतलब कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का है, जो 3rd ईयर में जो स्विचिंग का सिस्टम है, देन हमको फिर वहाँ कर वो लोग स्विच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आई होप। तो देन अब अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग यहाँ के लिए प्लान कर रहे हो, अगर आप अगर आपका इतना बजट है, जैसे आप RV वगैरह का प्लान कर रहे होगे मैनेजमेंट कोटे के थ्रू, तो उससे यार काफ़ी हद तक ये बेटर प्रोग्राम है, बिकॉज यहाँ पर आपको मिल रहा है इंटरनेशनल एक्सपोजर यार, जो आपको बाकी जगह नहीं मिलता है। और मैं बोलूँगा कि अगर आपका बजट है तो देन तभी अप्लाई करिएगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ अगर वहाँ पर अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से आप 3rd ईयर एंड 4th ईयर आप पास आउट करोगे, जो डिग्री होगी वो आपको डिग्री वहीं से मिलेगी जिस यूनिवर्सिटी से भी आप पास करते हो, क्लियर। और उसके बाद में अगर आप इंटरनेशनल पैकेज का बात करो तो यार आई थिंक 50,000 इंटरनेशनल पैकेज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जितना अपने अगर पैकेज लग जाता है किसकी का इंटरनेशनल, तो देन काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि 50K to 85K USD ईयर, सॉरी पर एनम है यार, पर ईयर है। तो देन अगर आप इस हिसाब से अगर आप आइडिया लगाओगे तो मैं एट एन एवरेज लूँगा तो 4 लाख पर मंथ इंडियन करेंसी के हिसाब से आपकी इतनी की पैकेज लग जाएगी। और आप आगे की हायर स्टडीज़ के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आप उस कंट्री से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो। तो यार आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।